हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान दीप्ति कॉलेज। तो आज हम लास्ट लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों का एक टॉपिक किया था जो दोनों क्लासेस में कॉमन था। तो आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और वैसे देखा जाए तो फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में ये टॉपिक है और सेकेंड ईयर स्टैट में ये टॉपिक चलता है, ठीक है। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। मैंने कहा था कि ये इसकी छोटी सी चीज रह गई है, 1D बॉक्स लिख रही हूँ मैं। और बॉक्स कैसे बनाया था ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ चुका है, जिसमें मैंने साई की कुछ वैल्यू निकाली थी √2/a साइन n πx/a, जहाँ n π/a k की वैल्यू आई थी और एक हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली थी 2me/h² इज इक्वल्स टू n² π² तो यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी n² h² π² h² की वैल्यू आप सबको पता है 2ma²। यही आई थी जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। देखो यहाँ पे हमें h की वैल्यू पता है सबको कि h इज इक्वल टू h/2 होता है, ठीक है। इसको या तो हम h बोलते हैं या h बार बोलते हैं, मैं इसको h बोलूंगी, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा था और n कोई नंबर थे जिसकी वैल्यू n 1 2 3 सो ऑन चलती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्व प्लॉट करने लगे। अपने को पता है कि साई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। और मैंने कहा था हम 3-4 टॉपिक ऐसे करेंगे जिसमें हमें बिहेवियर को पार्टिकल की वेव नेचर को देखने के लिए हम उसका वेव फंक्शन और उसकी एनर्जी निकालेंगे, है ना। और हमने वेव फंक्शन क्यों निकाला, आपको ये भी पता था कि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी जो डी ब्रोगली ने कहा था। हम उसी के बेसिस पे ये सारे टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और अगर अब हम निकालना हो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कैसे होती है, मॉड्यूलस ऑफ साई स्टार कर दो। जहां पे साई तो वेव फंक्शन है, साई स्टार क्या था, इसी साई का कंजुगेट मतलब कंजुगेट आप सबको लेना आता होगा कि अगर कोई चीज साई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है तो साई स्टार कैसा होगा, संयुग्मी a माइनस आयोटा बी की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर हो उससे क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस होता तो माइनस हो जाता और माइनस होता तो प्लस हो जाता। जैसे अगर ये वेव फंक्शन होता है इसका कंजुगेट मुझे लेना हो तो a प्लस आयोटा भी बनता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस ऑफ साई स्टार। ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फाइनल ईयर वाले बच्चों ने तो ये कर चुके हैं। हम बिल्कुल बेसिक से हम वेव को पढ़ चुके हैं, वेव फंक्शन को पढ़ चुके हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में ये टॉपिक डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रायिकता ये होती है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ साई स्टार। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने ये क्यों लिखा। तो देखो जब n इज इक्वल्स, अब मैं n की डिफरेंट वैल्यू पे मैं साई का कर्व प्लॉट करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेव फंक्शन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी। देखो ये जो कर्व की विड्थ है ये चेंज नहीं होगी, सब जगह पे सेम ही रहेगी, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज पे मैं डिफरेंट कर्व प्लॉट करूँ। देखो जब होगा n इज इक्वल्स टू 1 तो वेव आएगी ऐसी एक ही नोड। जब n की वैल्यू आएगी 2 तो वेव आएगी ऐसी। अपने को पता तरंग ऐसी होती है, ठीक है, मतलब इसकी विड्थ में चेंजेस नहीं आएंगे। अब मेरे से चेंजेस बन रहे हैं लेकिन चेंजेस नहीं आते। और जब n इज इक्वल टू 3 होगी ये n इज इक्वल्स टू 1 पे सिंगल नोड, n इज इक्वल्स टू 2 पे डबल नोड, n इज इक्वल टू 3 पे 3 नोड, 1 2 3, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी क्या, मॉड्यूलस ऑफ साई स्टार। मोड का मतलब क्या होता है, जो साइन होते हैं उसको चेंज कर देते हैं। मोड का मतलब यही होता है ना, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट्स माइनस में नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या पता है कि प्रायिकता क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। जब हम वेव फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि आयाम जो होता है वो प्लस या माइनस कुछ हो सकता है। ये आयाम होता है ना, ये वाला, ये तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रायिकता होती है वो कैसी होगी, हमेशा प्लस। क्यों, क्योंकि वो मोड की फॉर्म में है।
तो n इज इक्वल्स टू 1 पे प्रोबेबिलिटी ऐसी, n इज इक्वल टू 2 पे आएगी तो दो नोड, लेकिन दोनों कैसी आएंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और n इज इक्वल टू 3 पे भी सेम 3 नोड, लेकिन आएगी कैसे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये आते हैं प्रोबेबिलिटी के कर्व। यहाँ पे a की वैल्यू डिफरेंट होती रहेगी, यहाँ पे हो जाएगी a/4, यहाँ पे उस a की वैल्यू होगी a/2, यहाँ पे 3a/4 और यहाँ पे कंप्लीट a, तो मतलब ये कंप्लीट लेंथ a हो जाएगी, और यहाँ पे जैसे उसकी वैल्यू हो जाएगी a/2। तो ऐसे करके ये डिवाइडेशन चलता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगी a/4, यहाँ पे a/2, यहाँ पे 3a/4, यहाँ पे a, तो मतलब कंप्लीट लेंथ a कवर करेगी। जैसा कि हमने वेव फंक्शन में पढ़ा था कि ये साइन था, इसीलिए मैंने ऐसा कर्व शुरू किया, ऐसा। अगर कोस होता है यहाँ पे, अगर इसके अंदर आता तो कोस की फेज अलग होती है ना, तो साइन था इसीलिए वेव ऐसी बनी, और n की डिफरेंट वैल्यू पे उसकी नोट डिफरेंट आई। और अगर अब बात करते हैं एनर्जी की, देखो एनर्जी कितनी आई थी, n² h² π² अपॉन 2m a², है ना। जब n होगी 1, अब देखो n की डिफरेंट वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1, तो मैं एनर्जी को 1 से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। n1 तो मतलब E1, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, या हम उसको सीधा E लिख लेते हैं एक बार। तो n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू रखूंगी 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू h² π² अपॉन 2m a², तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, h² π² अपॉन 2m a²। तो E1 की वैल्यू क्या आई, h² π² अपॉन 2m a²। और E2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे जब n इज इक्वल्स टू 2 रखूंगी तो बनेगा E2 की वैल्यू क्या आएगी, n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4h² π² अपॉन 2m a²। तो इतनी की वैल्यू अपने को क्या पता है, E1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4E1। सिमिलरली मैं जब E3 रखूंगी तो h² π² अपॉन 2m a² कॉमन आएगा, लेकिन मुझे पता है जहाँ पे n² था वहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9E1। और जब मैं एनर्जी की डिफरेंट n की डिफरेंट वैल्यू पे एनर्जी कर्व्स प्लॉट करूंगी, मैंने क्या किया है अभी तक, लास्ट लेक्चर में हम साई और ई निकाल चुके थे। इसी साई और ई की बेस पे पहले मैंने वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी का कर्व प्लॉट किया डिफरेंट वैल्यू पर, और हमने को पता था प्रोबेबिलिटी मॉड्यूलस ऑफ साई स्टार तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी। और फिर एनर्जी का जब मैंने कर्व प्लॉट किया तो फिर क्या हुआ, देखो एनर्जी का कर्व प्लॉट किया तो मुझे एनर्जी की वैल्यूज चाहिए थी, तो पहली वैल्यू तो आई E1 आई ये, फिर अगली आई 4E1, फिर 9E1, और अगर E4 निकालूं तो 16E1। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। तो मतलब जब n इज इक्वल्स टू 1 तो एनर्जी आई कितनी आई E1, ठीक है, जिसको आप लिख लो h² π² अपॉन 2m a², ठीक है। और जब मैंने लिखा n इज इक्वल्स टू 2 तो एनर्जी मान ली ऐसी आई, एनर्जी कितनी आई 4E1 के इक्वल, ये आई है ना। और जब n इज इक्वल टू 3 तो इसकी वैल्यू आई 9E1, मतलब ये जो गैप है मैं इसको बढ़ाती जा रही हूँ, पहले ये 4E1 के इक्वल था, अब ये गैप 9E1 के इक्वल है, तो 9E1 आई एनर्जी n इज इक्वल्स टू 3 पे। और जब n इज इक्वल्स टू 4 होगा तो गैप और बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी n इज इक्वल्स टू 4 पे एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी और थोड़ी चेंज हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 16E1। तो ये एनर्जी कर्व्स हैं कि डिफरेंट वैल्यू पे इनकी वैल्यू अलग आना, मतलब ये जो गैप है, ये विड्थ जो बीच में गैप चल रहा है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n² था इसीलिए ये 1 का स्क्वायर गैप आता है, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी कर्व्स है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अगर आपका पार्टिकल इन 1D बॉक्स आएगा तो आप जो ना लास्ट लेक्चर में हमने साई की वैल्यूज निकाली थी उसके बाद और ये करोगे, ठीक है, ये ग्राफ्स बनाने आपको। तो अब करते हैं अपने पार्टिकल इन 3D बॉक्स। ये भी सेम टॉपिक फर्स्ट सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों में। 3D मतलब 3 डायमेंशनल बॉक्स, त्रिविमीय बक्से में कण की गति, ठीक है। तो त्रिविमीय बक्सा लेना है तो मैंने ये ले लिया कि एक त्रिविमीय बक्सा है
मैंने कोई त्रिविमीय बक्सा ले लिया, ठीक है, यानी एक क्यूबॉइड ले लिया, मान लिया कि एक्स एक्सिस में इसकी लेंथ कितनी है a, y पे कितनी है b और z पे कितनी है c, ठीक है, a b c ले लिया, इस लेंथ को आप c शो कर लो, एक ही बात आएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक 3 डायमेंशनल बॉक्स लिया, त्रिविमीय बक्सा, क्यूबॉइड एक घनाभ, एक त्रिविमीय 3D स्ट्रक्चर होती है, तो ये त्रिविमीय बक्सा ले लिया, ठीक है। त्रिविमीय कैसे, ये रहा इसका y एक्सिस, ये रही इसकी x एक्सिस और ये रही इसकी z एक्सिस, ठीक है। तो ये 3D हो गया। ये हो गया 3D बॉक्स, ठीक है। सेम चीज करनी है बॉक्स की, जो वॉल्स है उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, जैसे हम किस पे लगा रहे थे 1D बॉक्स में, कैसे एक सिंगल लाइन 1D बॉक्स में कन्वर्ट करना है, तो v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी की मैंने क्या लगा दी थी, कोई पोटेंशियल वॉल्स लगा दी थी, ताकि पार्टिकल उसके अंदर ही रह जाए। अब सेम चीज यहाँ पे करनी है, 3D बॉक्स है, वॉल्स के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, अनंत विभव लगा दिया, और बक्से के अंदर क्या है, कण है, और ये कण अगर बक्से के अंदर है तो ये आएगा और इसकी दीवारों के साथ स्ट्राइक करेगा, फिर वापस अंदर चला जाएगा। जैसे हम 1D में पढ़ रहे थे कि कण आएगा, कण की एनर्जी जितनी भी हो इस इन्फिनिटी पोटेंशियल से ज्यादा तो धक्का मारेगा, फिर इधर आएगा, फिर इन्फिनिटी पोटेंशियल से ज्यादा तो बॉक्स इसके अंदर रह जाएगा, बॉक्स के अंदर पार्टिकल रह जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे किया कि 1D बॉक्स जैसा मैंने बॉक्स बनाया, 3 डायमेंशनल बॉक्स है तो 3D बॉक्स ले लिया और उसके अंदर कण रखा, कण इस तरीके से मूव करेगा और कण लगातार मूव करता रहेगा, तो बक्से के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, 0। क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ कैसी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। जैसे यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या ली थी, 0 ली थी। तो जो जैसा हमने 1D बॉक्स किया था ना, सेम वैसा होगा, बस चेंजेस क्या आ जाएंगे कि वहां पे तो सिर्फ हम x कंपोनेंट ले रहे थे, अब हम x, y और z तीनों कंपोनेंट लेंगे, सिर्फ इतना माइनर सा चेंज है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल बॉक्स में अगर आप थ्योरी लिखते हैं तो आप लिखोगे कि हमने एक त्रिविमीय बक्सा लिया जिसके अंदर एक कण है, बॉक्स की वॉल्स के ऊपर v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी विभव प्राचीर या पोटेंशियल वॉल्स क्रिएट कर दी, और पोटेंशियल वॉल्स लगाने के बाद अपनों ने क्या किया, कण जब इस बक्से के अंदर था तो वॉल्स पे जो एनर्जी है वो इस पार्टिकल की एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा है, जिसके कारण पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर बाउंड रह जाएगा, बंद हो जाएगा और इसके अंदर लगातार गति करता रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। बॉक्स की जो साइड्स हैं, हाइट, विड्थ और बेस जो है उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इन सब की वैल्यूज a b c है, ठीक है। तो ये आप लिखोगे थ्योरी में। अब देखो 3D बॉक्स लेना और अपने को पता है वी नो श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए अपने को। क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो आपको पता है हम श्रोडिंगर इक्वेशन लेके चल रहे थे, वो 1D बॉक्स था तो सिर्फ x ले रहे थे, ये 3D बॉक्स है तो 3x, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या थी, -h² अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x² ले रही थी मैं 1 डायमेंशनल बॉक्स में, ये x नहीं आएगा, ये 3 डायमेंशनल बॉक्स है, इसलिए मैंने क्या ले लिया r² प्लस v साई इज इक्वल्स टू e साई, जहाँ पे ये v क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी p ही लिख दिया, और e क्या होती है, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये बना, और अपने को पता बक्से के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0, v नो p इज इक्वल्स टू 0, जैसा 1D बॉक्स में 0 था तो यहाँ पे भी 0, तो इसकी वैल्यू -h² अपॉन 2m नॉट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल r²। अपने को पता है कि r एक वेक्टर क्वांटिटी है, r की वैल्यू क्या है, तीनों डायरेक्शन में, तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और आपको डेल की वैल्यू पता है, डेल बाय डेल x होती है प्लस i कैप सॉरी j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z। ये किसकी वैल्यू होती है, डेल की, डेल अपॉन डेल r की, यही वैल्यू है उसकी। तो मैं यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, स्क्वायर है तो इसलिए i और j हट जाएगा, डेल बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, v की वैल्यू 0, 0 इंटू साई इज 0,
इज इक्वल्स टू ई साइन। कुछ चेंजेस किए तो सिर्फ इतने से चेंजेस किए थे कि 1D बॉक्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक विमा लेनी थी, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ली थी, और यहाँ पे हमारी 3 विमाएं हैं, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, जब हम 3D करेंगे तो x की जगह हम r लेंगे, और श्रोडिंगर इक्वेशन भी 3 डायमेंशन में यही होती है, r होती है, जहाँ पे r वेक्टर की वैल्यू ये होती है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा। जिन्होंने सेकंड ईयर में करना है तो वो आप सीधा लिख देना श्रोडिंगर समीकरण लिए, और जिन्होंने फाइनल ईयर में करना है उन्हें पता चल जाएगा कि ये 3D टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, क्योंकि उन्होंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों डिराइव कर रखी है। तो ये हुआ, मैंने क्या कहा था, 3 डायमेंशनल तो r स्क्वायर, और 3 डायमेंशनल r वेक्टर की वैल्यू क्या है, x i कैप y j कैप z k कैप है, और डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल x i कैप, डेल बाय डेल y j कैप, डेल बाय डेल z k कैप। तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इसका मल्टीप्लाई उधर कर देती हूँ। अगर मैंने उधर इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन इस पूरी टर्म का 2m अपॉन h कट स्क्वायर e इंटू साई, यही चीज आई। तो अब मैं क्या करती हूँ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस लिख सकती हूँ 2m अपॉन h कट स्क्वायर e इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। इस चीज को हमने क्या माना था 1D बॉक्स में, k स्क्वायर, सेम यहाँ पे ऐसा करेंगे, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन दे लो, इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे लो आप 2, ठीक है, ये समीकरण होगी 2। अब मैंने क्या माना कि हमारा 3 डायमेंशनल बॉक्स है तो कौन तीनों डायरेक्शंस में मोशन कर सकता है, x y z तीनों में। तो मैं मान लेती हूँ कि तीनों डायरेक्शंस में इसका जो वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, साई इज इक्वल्स टू साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड, 3 कंपोनेंट्स x y z तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो हर एक डायरेक्शन में उससे संबंध एक तरंग होगी। तो ये इस तरीके से मैंने साई एक्स जेड लिखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू मान लिया कि वो किसी स्मॉल x कैपिटल Y, देखो हम ये चीज लिख सकते हैं ना, ये चीज तो आप मानते हो कि अगर कोई फंक्शन होता है f x y और z का, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं g x y w z, कुछ भी करके आप लिख सकते होते ना। तो सेम मैंने मान लिया कि जो साई जो है वो x y z तीनों का फंक्शन है, लेकिन अगर अलग अलग देखूं तो x सिर्फ x का फंक्शन है, y का, z का फंक्शन है, ठीक है। अगर ऐसा है और एक उन्होंने क्या मानते जा रहे हैं, लेट किया है कि 2m स्क्वायर 2m e अपॉन h कट स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी यही चीज मानी है, 2m स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। जब हम 1D कर रहे थे उसमें पता है क्या चेंजेस कर रहे थे, उसमें हम सिर्फ इतने चेंजेस कर रहे थे, हम ये टर्म ही नहीं ले रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारा बॉक्स कैसा था 1D था। जब ये टर्म नहीं ले रहे थे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर साई, ये इक्वेशन बनी थी जहाँ पे हमने इसको क्या माना था, k स्क्वायर के इक्वल लिया था। तो सेम यहाँ पे हम वैसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि k एक वेक्टर क्वांटिटी है, k कैप k वेक्टर इज इक्वल्स टू kx i कैप प्लस x जो है इसके फुट में है kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप के इक्वल है, ठीक है। ये ऐसा कुछ k एक वेक्टर है, ठीक है। अगर k वेक्टर ये है तो मैं अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं kx स्क्वायर, k का जो मॉड्यूलस होता है, मतलब परिणामी जो k वेक्टर की वैल्यू होती है वो ऐसे ही होती है ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। सेम चीज ही की है मैंने, वहाँ पे 1D बॉक्स था इसलिए मैंने x लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो 1 डायमेंशनल ही था। यहाँ पे बॉक्स 3D है तो इसीलिए k के कंपोनेंट भी 3 डायरेक्शन में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये ले लिया k स्क्वायर है, और यहाँ पे मैंने वेव फंक्शन क्या लिखा, साई दिखा। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे लो 4, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन नंबर थी, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इस 3 और 4 को यूज कर रही हूँ। इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में 3 और 4 के मान रखने पर अगर मैं ये वैल्यू रखूं तो यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एक्स वाई वाई, ये वाई कैपिटल लिया है ना हमने, तो ये मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देती हूँ,
जेड जेड। देखो ये वाला जेड और ये जेड बनाते टाइम उसके साइज में फर्क रख लेना कि वो वाला जेड बड़ा जेड है और ये छोटा जेड है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है और ये उस फंक्शन को सॉल्व करने को यहाँ पे एफ जी और कोई डब्ल्यू मान लेना, ठीक है। तो जैसी आपको सहूलियत लगे आप उस हिसाब से उसको मान लेना। तो ये रखा प्लस, सेम चीज ये ना मैंने यहाँ पे साई की वैल्यू रखी, बस साई की डिफरेंट वैल्यू रख रही हूँ और के स्क्वायर था तो के की अलग अलग वैल्यू रख दूंगी, ठीक है। मैंने ये वैल्यू रख दी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर एक्स एक्स वाई जेड जेड प्लस 2m ओवर एच 2m ई अपॉन एच का स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या मानी, के स्क्वायर के इक्वल मानी और के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है। तो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इंटू साई, साई की वैल्यू क्या है, ये वाला साई मल्टीप्लाई में चल रहा है उसके एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने इस साई की कुछ वैल्यू मानी थी, मैंने साई की वो वैल्यू रखी और इसको के स्क्वायर के इक्वल लिखते हैं, ये 3 डायमेंशनल है तो इसीलिए मैंने के की वैल्यू ये जो जैसे उसको 3 डायमेंशन में मैंने कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू ये आई, तो ये मैंने के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे पहले डायरेक्ट के स्क्वायर लिखना फिर उस के स्क्वायर की वैल्यू रख देना, मैंने दोनों स्टेप एक साथ कर दिए। अब मुझे पता है कि ये कैसा है, मुझे पता है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहे हैं, आंशिक अवकलन चल रहे हैं। अगर आंशिक अवकलन हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, जब हम आंशिक अवकलन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट होता है उसको तो हम अंदर रखते हैं, बाकी दोनों वेव फंक्शन एज अ कांस्टेंट बिहेव करते तो वो बाहर आ जाते हैं। तो मैं इस लाइन को कैसे लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू आएगी ऐसे y y z z एज अ कांस्टेंट बाहर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में और स्मॉल x तो कैपिटल x इसका फंक्शन है, डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल x स्क्वायर। मैंने इसके ब्रैकेट वाला एक बार x नहीं लिखा, ठीक है, लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस सेम यहाँ पे क्या आएगा y के रिस्पेक्ट में तो x z एज अ कांस्टेंट बाहर x x z z डेल स्क्वायर कैपिटल Y अपॉन डेल y स्क्वायर। देखो कैपिटल स्मॉल y स्मॉल x कैपिटल X z स्मॉल z, फर्क हमेशा बनाए रखना, बाद में पता ही नहीं चलेगा कौन सा कैपिटल था कौन सा स्मॉल था, ठीक है। और टॉपिक इतना टफ नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल लगे इस चीज को सॉल्व करने पे। प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इंटू एक्स वाई और जेड लिखते हैं इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्पेस कम था इसलिए मैंने एक्स एक्स का फंक्शन वाई वाई का फंक्शन जेड जेड का फंक्शन नहीं लिखा। तो ये कोई इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको मैं दे लेती हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे को इस इक्वेशन को सोल्व करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, हर एक स्टेप के अंदर तीनों आ रहा है और मुझे सिर्फ एक्स वाले को एक्स के टर्म फॉर्म में लिखना है, वाई वाले को वाई की फॉर्म में, जेड वाले को जेड की फॉर्म में बनाना है। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस पूरी इक्वेशन में जो समीकरण 5 आई थी, इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय मैं एक्स वाई वाई जेड जेड का डिवाइड लगा देती हूँ। अगर मुझे इसको डिवाइड लगाऊं तो मुझे पता है यहाँ पे जब जैसे मैंने भाग लगाया इस पूरी समीकरण में एक्स वाई जेड का सारी तरफ से, तो मुझे पता है कि यहाँ पे वाई और जेड कट जाएगा, 1/x एक रह जाएगा। कैसे, वाई जेड स्मॉल उसका फंक्शन लिख दिया एक्स वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड एक्स वाई और जेड तीनों का लगा रहे हैं, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई और जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इंटू मेरे पास ये आ रहे थे अपॉन इज इक्वल टू 0। इसका भी इसी से डिवाइड लगेगा, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। जब मैंने डिवाइड लगाया ये टर्म पूरी कैंसिल,
यहाँ पे x और z कैंसल, x और z कैंसल इस x z से, यहाँ पे y और z कैंसल इस y z से, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1/x डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस 1/z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ इक्वेशन सॉल्व होती दिखाई दे रही है, कैसे? यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे सिर्फ y y, यहाँ पे सिर्फ z z, यहाँ पे kx ky kz आ गया। अब अगर मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करूं, जैसे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम आप वेरिएबल्स का सेपरेशन करते थे ना, कि x को एक साइड रख लिया, फिर y वाली टर्म्स को सॉल्व किया और z वाली टर्म्स को सॉल्व किया, तो बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स मतलब चरों को पृथक करने पर अगर मुझे ये चर पृथक करने हैं तो कैसे होगा? मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/x डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस चर को पृथक करना था, x वाला इसके साथ रख लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ सकता है 1/y, इसको और इसको पृथक कर दो प्लस ky स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा 1/z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मुझे पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस इस x का उधर मल्टीप्लाई कर दूं kx स्क्वायर इनटू कैपिटल X, जो x का ही फंक्शन था, इज इक्वल टू 0। 0 से अगर किसी x का मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क पड़ेगा? सेम यहाँ पे बन जाएगा। ज्यादा ही हो गया ना, चलो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। तो अगर उसको मैं लिखूं तो वो ऐसे बन रहा था डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर इनटू कैपिटल X, जो x का फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। और y वाले भी कुछ ऐसा ही बनेगा डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर इनटू कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इनटू z इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का टॉपिक आपने ढंग से देखा था तो आपको वहां पे ऐसा ही कुछ बनता दिखाई दे रहा था, जहाँ पे हमने क्या लिखा था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इनटू साई इज इक्वल टू 0, यही बना था ना। और उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आया था साई की वैल्यू, जो हम अभी कर चुके हैं। देखो ये साई की वैल्यू क्या है √2/a sin n pi x अपॉन a, यही वैल्यू आई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी we know that the value of psi will be, क्या बनेगी? वहां पे साई था, यहाँ पे x है, तो x इंटू एक्स की वैल्यू क्या आएगी √2/a साइन, यहाँ पे क्या था n पाई x अपॉन a। मैं इस n को डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे nx लिख देती हूँ, ठीक है, ये सिर्फ x की टर्म है, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी √2/a साइन, मैंने n को क्या लिखा, दोनों तीनों में अलग अलग रखने के लिए ny पाई। वहां पे 1D बॉक्स था, सिर्फ x डायमेंशन ले रहे थे, यहाँ पे कैसा बॉक्स है 3D बॉक्स है इंटू y, और y डायरेक्शन में लेंथ कैसी है, ये x डायरेक्शन में था, x डायरेक्शन में लेंथ a थी तो मैंने a का a लिख दिया। y डायरेक्शन में मैंने लेंथ कितनी ली है b, z में कितनी ली है c, तो मतलब a b c वही लेंथ थी ना, जैसे वहां पे एक लाइन ली थी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a पे, मतलब वो लेंथ मैंने a लिखी थी और यहाँ पे मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी y डायरेक्शन में b, z में c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन b। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
जेड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा √2, सॉरी यहाँ पे भी तो चेंज हो जाएगा ना, इधर भी तो a की जगह फिर वही आएगा b, और इधर भी √2/c हो जाएगा साइन एन जेड, क्योंकि z कंपोनेंट ले रहे हो पाई z/c, यही चीज आएगी। तो ये हमारे पास कितनी आई, अलग अलग वेव फंक्शन की वैल्यूज आ गई। अपने को क्या चाहिए, वेव फंक्शन क्या चाहिए, कंबाइंड वेव फंक्शन चाहिए होता है ना। अगर मुझे कंबाइंड वेव फंक्शन चाहिए तो यहाँ पे आप हर जगह पे लिखते रहना वेयर nx इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, जैसे उसमें था n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे ny इज इक्वल्स टू 1 2 so on, similarly nz is equals to 1 2 3 so on। ठीक है, ABC क्यों लिया आपको पता चल गया होगा, मैंने यहाँ पे 1d था और x इज इक्वल टू a ही लेंथ ले रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे a रखा। और वाइट डायरेक्शन में जब मैंने बॉक्स ले था तो मैंने उसकी हाइट कितनी ली थी, b ली थी, और जो उसकी विड्थ ली थी वो c ली थी, और जो z डायरेक्शन में जो लेंथ थी वो भी c थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ABC लिखा। और मैंने क्या बताया था, इन टॉपिक्स में हम वेव फंक्शन साई निकालेंगे और दूसरी एनर्जी निकालेंगे। तो मुझे यही दो चीजें चाहिए, अगर मुझे ये दो चीजें चाहिए तो मुझे पता है साई की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, साई इज इक्वल्स टू साई x, y, z, जो किसका मल्टीपल था, कैपिटल XX, कैपिटल YY, कैपिटल ZZ। अब मेरे पास इन तीनों की वैल्यूज निकालने का रीजन ये था कि मैं अगर इन सब का मान रखूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साई की। तो यहाँ से साई की वैल्यू क्या आएगी, √2/a, मैंने x की वैल्यू रखी साइन nx पाई x/a इंटू x की कंप्लीट y की रखूंगी √2/b साइन n y पाई y/b इंटू √2/c साइन nz पाई z/c। अब मैं एक चीज कर सकती हूँ, √2/abc को सबको ऐसे लिख सकती हूँ, √2 × 2 × 2, 3 2 थे तो दोनों 2 × 2 a b और c ऐसे लिखा, और 3 बार 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 8, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख दूँ, ठीक है ना, 2 2 2 2 × 2 4, 2 × 4 8, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 8 लिख दिया, ठीक है। √8/abc बना, यहाँ पे बना साइन nx पाई x/a साइन ny पाई y/b साइन nz पाई z/c। तो ये आई साइन की वैल्यू। अब यहाँ पे एक केस बनता है, देखो 3 डायमेंशन में मैंने क्या लिया, एक क्यूबॉइड लिया, एक घनाभ लिया, जहाँ पे ए बी सी तीनों लेंथ अलग अलग होती है। अगर मैं क्यूब लेती, घन लेती, जिसमें क्या होता है तीनों लेंथ ही एक जितनी होती है, यहाँ पे तो नहीं बनी, लेकिन आपको पता है कि घन की तीनों सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो 4 क्यूब, मैंने एक जनरल केस लिया था कि मैंने क्यूबॉइड लिया था। मैं अगर क्यूब लूं, घन लूं, तो घन में मुझे पता है a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c होता है, तीनों भुजाएं एक जितनी होती है। अगर तीनों एक जितनी है तो मैं इस इक्वेशन में अगर मैंने सबको a की जगह a से रिप्लेस कर दूं, b भी a की इक्वल होता है, c भी a की इक्वल होता है, मैं सबको अगर a से रिप्लेस करूं तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, देखो 4 क्यूब a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, तो साई की वैल्यू क्या आएगी, √8/a इंटू a कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा a की क्यूब, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया a की क्यूब अपॉन a की क्यूब साइन nx पाई x/a, तीनों डायरेक्शन में लेंथ सेम रहेगी, साइन ny पाई y/a, सब में a की लेंथ, साइन nz पाई z/a। तो इसको आप जो भी हमारी रनिंग इक्वेशन चल रही थी, अगर ये 6 बनती है तो उसको 6 दे देते हैं, हाँ ये इक्वेशन नंबर 6 बन रही है, तो इसको आप दे लो 6 और ये दे लो 7,
तो 6 और 7 में हमारा वो काम कंप्लीट हुआ कि हमें वेव फंक्शन साई चाहिए थी, तो यहाँ से हमने साई की वैल्यू निकाल ली है। और दूसरा काम मैंने क्या बोला था, जब हम ऐसे टॉपिक करते हैं हम एनर्जी निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। तो एनर्जी कैसे निकलेगी, E इज इक्वल्स टू, अपने को फाइंड आउट करना है अगर मुझे एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अपने को पता है मैंने के स्क्वायर क्या लिया था, 2m E अपॉन h का स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये आई के की वैल्यू, और मुझे पता है कि के की वैल्यू वहां पे क्या आई थी जब मैंने 1D बॉक्स किया था, के इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन a आया था, यही आया था। आपने 1D बॉक्स अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको ये रिजल्ट्स पता होंगे। जो मैंने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी, जब मैंने क्या लिया था, एट x इज इक्वल्स टू a, तो मैंने वेव फंक्शन साई की वैल्यू क्या थी, √2 अपॉन a साइन के एक्स था इज इक्वल्स टू 0 किया, तो यहाँ से के की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, और मुझे पता था साइन n पाई की वैल्यू ये आती है, तो उस बेस पे मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी कि n पाई इज इक्वल्स टू के ए होगा, तो के कितना आएगा, n पाई अपॉन a बन जाएगा, है ना। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो सेम अगर मैंने यहाँ पे के एक्स के वाई के जेड था, तो के एक्स के लिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई x अपॉन a, के वाई के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, n वाई पाई अपॉन b, और के जेड के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, n जेड पाई अपॉन c। देखो हम डायरेक्ट रिजल्ट्स उठा रहे हैं, क्यों डायरेक्ट उठा रहे हैं, क्योंकि ये सब वैल्यूज हम सोल्व कर चुके हैं एक बार, तो सोल्व कर चुके होने के कारण मैंने डायरेक्ट वैल्यूज उठाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनकी अलग अलग वैल्यूज आई हैं, और इसी वैल्यू के से मैं एनर्जी निकाल सकती हूँ, जैसे मैंने वहां पे किया था, वहां पे सिर्फ 1D था तो n पाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कर दिया था। अब यहाँ पे 3D है, तो मैं इन सब का क्या किया था, के स्क्वायर अपने को पता है क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, यही है। के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू मैंने 1D बॉक्स के बेसिस पे निकाल ली, और वो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे बनेगा एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन का भी तो स्क्वायर होगा ना, एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e अपॉन h कट स्क्वायर, यही है। और यहाँ से एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैं पाई स्क्वायर भी कॉमन ले सकती हूँ, सब में पाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी, E इज इक्वल्स टू, पाई स्क्वायर मैंने सब में से कॉमन ले लिया, h कट स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, 2m नीचे आ जाएगा जो इसके मल्टीपल में था, 2m e अपॉन h कट स्क्वायर था ना, जब ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, h कट स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे मुझे क्या एक पाई 2m स्क्वायर में ओनली 2m है, और यहाँ पे मेरे पास पाई स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, अगर सब में कॉमन है तो वो पाई स्क्वायर भी मैंने बाहर एक स्टेप में इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या बनी, एनर्जी फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ये क्यूबॉइड के लिए, सिमिलरली फॉर क्यूब के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, सॉरी क्यूब के लिए क्या चेंजेस आएंगे, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो सब जगह पे मैं यहाँ पे भी ए स्क्वायर लिख दूंगी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर ये इसकी वैल्यू है तो ए स्क्वायर सब में कॉमन, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर ब्रैकेट में एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एनर्जी। तो हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है कि हमें एनर्जी और वेव फंक्शन साई चाहिए। तो अब देखो अपने यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, सबकी वैल्यूज रखेंगे, एन एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन है, सिमिलरली एन वाई इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, एन जेड भी ऐसा ही था 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको डीजेनरेसी पता है, लास्ट लेक्चर्स में हम डीजेनरेसी कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता क्या थी, एक आइगन वैल्यू के संगत अनेक तरंग फलन है,
उसको बोलते थे अपभ्रष्टता। मैंने आपको बताया था ए कैप किसी साई 1 पे अप्लाई किया, ए कैप किसी साई 2 पे अप्लाई किया तो ऐसा आया, ए कैप किसी साई 3 पे अप्लाई किया ऐसा आया। तो ये चलता गया। एक आइगन मान के संगत अनेक तरंग फलन है तो उसको क्या बोलते थे? अपभ्रष्टता। ठीक है, ये तरंग फलन के लिए अपभ्रष्टता थी। अब एक वैल्यू के संगत अगर अनेक एनर्जी के मान है तो उसको भी क्या बोलेंगे? अपभ्रष्टता। ये हम कर चुके हैं अपभ्रष्टता। अब मैं अगर आपको एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिख के दिखाऊं, ये भी एक बार मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या लिया, एन की अलग अलग वैल्यूज ली। मुझे पता है एन की वैल्यू जब मैंने 1 रखी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 लिखी तो यहाँ पे एक ही केस बनेगा 1,1 nx, ny, nz। तो nz के लिए यही केस बनेगा। तो जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 1,1,1 के लिए E11 ही होगा ना, क्योंकि मैंने क्या लिखा m1 2 3 1 1 यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि nx ny nz तीनों पर डिपेंड कर रही है ना एनर्जी। तो मैंने ये nx को शो करी, ये ny को और ये nz को। ठीक है, तो ये मैंने उस तरीके से लिखे हैं। अलग अलग वैल्यूज पे। ठीक है, तो ये आई E11 मैं इसको ले लेती हूँ 3 इंटू E1 ले रही क्योंकि ये तो सब में ही कॉन्स्टेंट है। इसको मैंने E1 लिख दिया और 3 अलग आया, तो यहाँ पे 1 1 लिखा तो एनर्जी कितनी आई? 3 E1। और यहाँ पे लिखो एनर्जी, यहाँ पे N टेबल बना रहे हैं एक, यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे N, यहाँ पे लिखोगे ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी। तो ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितनी आई? 1, क्योंकि वैल्यू कितनी आई है? सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आई है ऊर्जा की, है ना। ऐसा तो नहीं है जब मैं nx में यहाँ पे nx यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 1 रखूँ, इनको इंटरचेंज कर दूँ nx ny को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी ना 1। अब जब मैं रखूँ n इज इक्वल्स टू 2 तो मुझे पता 3 केस बनेंगे 2, 1, 1। मैंने मान लिया सिर्फ एक की वैल्यू 2 रखी है। ठीक है, और एक केस बन जाएगा 2, या यहाँ पे आप सीधा ऐसे लिखो nx is equals to ny is equals to nz is equals to 2। वैसे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली n ही लिखो, n is equals to 1। अब एक n की वैल्यू मैंने 2 रखी तो मुझे पता है ये ऐसे बन जाएगा 1, 2, 1 भी कंडीशन हो सकती है, 1, 1, 2। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। और यहाँ पे जब मैंने ये वैल्यू रखी किसी एक जगह पे 2, तो यहाँ पे बनेगा 4 + 1 यानी कि 6, और ये एज अ कांस्टेंट सबके साथ आएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 E1। और ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितनी बनेगी? 1, 2, 3। ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी इज 3। अब n इज इक्वल्स टू क्या रखती हूँ? 3। जब मैंने n इज इक्वल्स टू 3 रखा तो यहाँ पे बनेगा 3, 1, 1। ये केस बना 1, 3, 2 सॉरी 1। और जब मैंने यहाँ पे क्या रखा 1, 1, 3 रखूंगी तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। यहाँ पे 9 + 1 बन जाएगा, दैट इज 11। तो यहाँ पे मैंने 11 E1 और ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितनी आएगी? 3। अब मेरी ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कब चेंज होगी? जब मैंने किसी एक की वैल्यू रखूँ 2 और किसी एक, अब मैं अगर किसी की वैल्यू 2, 3 और 1 या 1, 2, 3 रखूं तो अब ये अलग अलग तरीके से इंटरचेंज होंगे। कैसे इंटरचेंज होंगे? एक बार तो ये केस बन सकता है कि 1, 2, 3 रखा कि मैंने nx और ny की वैल्यू 2, 3 nx की 1 रख दी। अब मेरे पास एक केस ये बनेगा 1, 3, 2। एक केस बनेगा 1, 2, 3। तो 1 फ्रंट में रहेगा और ये 3 और 2 को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये 2 केस बने, है ना। यही 2 बनेंगे। अब एक बार मैं 2 को आगे ले लेती हूँ, 2, 1, 3, 2, 3, 1। ये केस बना। सिमिलरली 3, 1, 2, 3, 2, 1। तो इसके अलावा और कोई केस नहीं बनते। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा कोई और केस बन सकता है क्या? अगर आप इनको इंटरचेंज करते जाओगे तो ये 6 बनेगी, तो ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी 6। और जब मैं यहाँ पे किसी की वैल्यू रखूंगी तो यहाँ पे 4 प्लस, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, किसी एक की जगह पे 1, 2 और 3 रखूं, चाहे कहीं पे भी रखूं, ये वैल्यूज में तो कोई चेंज नहीं आएंगे। तो 4, 1 प्लस 9, तो ये कितने बने? 14। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? 14 E1। तो ये ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी क्या होती है?
एक वैल्यू के संगत हमें कितने मान मिल रहे हैं। यहाँ पे एक जगह पे 2 रखा, उसकी जगह पे हमें 3 केस बने। यहाँ पे एक जगह पे 3 बना, तब भी हमारे पास 3 केस बने। यहाँ पे जब इनको चेंज किया तो यहाँ पे मेरे पास 6 केस बने। तो ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी ये होती है और एनर्जी होती है ये। तो हमारा जो इस टॉपिक में काम था वेव फंक्शन निकालना था, वो हमने निकाल दिया। कैसे किया हमने, मैंने 1D बॉक्स लगा, फिर मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन पता थी ये 3D बॉक्स था, इसीलिए मैंने r² लिखा और 3 डायमेंशन थे तो x y z तीनों में कन्वर्ट कर दिया। और फिर मैंने क्या, जैसे 1D बॉक्स में 2m/h² को मैं k² मान ली थी तो मैंने k² माना, लेकिन मुझे पता है मेरा फंक्शन कैसा चल रहा, काम कैसा चल रहा है, 3D में चल रहा है, तो इसलिए मैंने k को क्या मानी, kx ky kz तीनों कंपोनेंट ले लिया। तो k² की वैल्यू निकाली ये, और साई को मैंने क्या ले लिया, अलग अलग ले लिया ताकि इसको सॉल्व कर सके। जब मैंने इनकी वैल्यूज रखी तो मुझे इसको पता था कि पार्शियल डिफरेंशिएट होना है तो y और z बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे x और y बाहर, x और z बाहर आ जाएंगे, और इस टर्म में क्या आएगा, x और y बाहर आ जाएंगे। तो वो मैंने बाहर रखा इज इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व करना था थोड़ा सा, तो मैंने x y z का डिवाइड लगा दिया, x y z का डिवाइड लगा के ये इक्वेशन बनी। फिर मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, और जब वेरिएबल को सेपरेट किया तो मुझे पता चला कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स जैसी इक्वेशन बनी। वहां पे हमने कैसे लिया था, del² psi अपॉन del x² प्लस k² psi इज इक्वल टू 0 ली थी। और उस इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन पता था कि √2/a sin n pi अपॉन a के इक्वल आया, ठीक है, sin nx पाई अपॉन a के इक्वल है। और a मुझे पता था, मैंने लेंथ ली थी, और x यहाँ पे x डायरेक्शन को शो करना था, और यहाँ पे मेरे पास अलग अलग डायरेक्शन थी तो x y z तीनों ले लिए, और n को भी मैंने अलग अलग शो कर दिया 1 2 3, जिनकी वैल्यू ऐसे आई थी, ठीक है। और वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे जब साई में पुट किया तो मुझे वेव फंक्शन मिल गया, सिंपल वेव फंक्शन। तो ऐसा अगर 3D स्ट्रक्चर जिसमें ABC इक्वल ना हो, एक स्पेशल केस आता है कि अगर वो क्यूब हो तो ABC इक्वल हो जाएंगे, तो उससे उसकी वैल्यू आ जाएगी ये। और फिर मुझे पता था कि हम एनर्जी को निकालते हैं, तो एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला ये था जो हमने माना था k², क्योंकि x² की मैंने वैल्यू रखी, और k की वैल्यू मैं पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में निकाल चुकी है बाउंड्री कंडीशन लगा के, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो वही मैंने वेव फंक्शन साई पे जब बाउंड्री कंडीशन लगाई तो उसकी वैल्यू n पाई के इक्वल है, तो k की यहाँ पे n पाई a की वैल्यू, और मैंने यहाँ पे kx की फॉर्म में था तो kx लिख दिया, y की फॉर्म में था तो b और y आ गए, z की फॉर्म में ही आ गया। तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की तो nx की वैल्यू आ गई, e की कुछ वैल्यू आ गई, और फिर मैंने क्यूब के लिए केस लगाया, और फिर मैंने आपको ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी बताई कि एक केस में हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, एक की चेंज करो तो 3 बनेंगे, जब मैंने दोनों चेंज किए तो चेंज इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी, एनर्जी और वेव फंक्शन साई निकाला। तो पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स यहाँ पे होता है कंप्लीट, और पार्टिकल इन 1D बॉक्स को इस लेक्चर में उसका थोड़ा सा जो पार्ट रहा था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।